नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो हम पढ़ रहे थे जर्नल साइंस और उसमें हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो था फिजिक्स। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा जो कल का टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, किस किस तरह डिपेंड करता है किसी वस्तु के बीच में या किसी पिंड के बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये भी चीजें हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, और उसमें जो हमारा गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी हमने देखी थी 6.67 10⁻11। और गुरुत्वीय त्वरण जो कि ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन है, उसकी भी हमने वैल्यू देखी थी जो कि 9.8 है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, तो उसी को हम कंटिन्यू कर देंगे आज। आज हम देखेंगे कि जो मैं आज जो डिस्कस करेंगे, हम जो बात करेंगे उसमें चीजें समझने की ज्यादा है, हालांकि लिखने की कम चीजें हैं। मैं कुछ ऐसे कंडीशन या कुछ ऐसी चीज पे बात करूंगा जो कि आपको उनके एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन रैंडमली या फ्रिक्वेंटली बोले ना तो देखने को मिलते ही है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जनरल साइंस का, फिजिक्स का, कि जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसमें हम कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है, अगर लिफ्ट से ऊपर जा रही है तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा, कोई लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका भार में क्या होगा, अगर लिफ्ट का वायर टूट जाए, अचानक से लिफ्ट नीचे गिर रही है तो उसके भार में या उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा। ये जो कंडीशन है 4-5, ये हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि उसमें क्या होगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा सुनने की चीजें हैं, आपको सुनना है और लिखने की चीजें कम है। आप डायरेक्ट ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हो जो मैं आपको बता दूंगा। पहली जो हम कंडीशन देखेंगे, ये क्या है, लिफ्ट पे व्यक्ति का भार है। आप ऐसे हेडिंग डाल लो, लिफ्ट पे व्यक्ति का भार। लिफ्ट पर या लिफ्ट में व्यक्ति का भार लिख लो आप। लिफ्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट में व्यक्ति का बहुत सारी जगह देखने को मिल जाता है। ये लिफ्ट में व्यक्ति का भार, या आप ऐसे बोल सकते हो वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा बस वर्ड पे ध्यान देना आप, सारी चीजें समझने की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो उसके गुरुत्वीय होगा, उसका वजन पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका भार बढ़ेगा या घटेगा। कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहली कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट, पहली कंडीशन में लिखो, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी। तो आपको ध्यान देना, यहां ये एक लिफ्ट है, ये एक बिल्डिंग है बड़ी सारी, ठीक है भाई। इसमें ये फ्लोर बने हुए हैं, मान लो ये 5-7 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। अब ध्यान देना, इसके यहां लगी हुई है लिफ्ट, ये लगी हुई है लिफ्ट यहां पे। और इस लिफ्ट में क्या है, हमारा एक ही फेवरेट बंदा कौन है, चिंटू। सब जगह इसको इस्तेमाल करेंगे चिंटू को। ये चिंटू क्या करेगा, जब लिफ्ट में ऊपर जाएगा, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है ऐसे, तो अब चिंटू का वजन बढ़ेगा या घटेगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, ठीक है, और तो ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन या त्वरण उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है या एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति होगा, जब ए त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा। अब भार क्यों बढ़ेगा, अगर इसका आपने भार मेजर करना है तो कैसे करेंगे। भार मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो इसका भार होगा, उस भार में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ भार,
है ना, कुछ चीज ऐड हो रही तभी इसका भार बढ़ रहा है। मैं बोलूं ये मार्कर है, इस मार्कर का वजन मान लो 1 kg है, 1 किलो का ये मार्कर है, समझना, वैसे है नहीं, इसकी भावनाओं पे मत जाना, मतलब ऐसे आप भावनाओं में बह जाओ, बोलो ये तो 1 किलो का है ही नहीं। तो मान लो ये 1 किलो का मार्कर है और अब मैं बोलूं इसका भार बढ़ाना है, तो इसका भार कैसे बढ़ेगा? इसका भार बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी इस पे, है ना, कुछ चीज ऐड करूंगा या इस पे कुछ और मैं फोर्स लगाऊंगा या कुछ इस पे बल डालूंगा, मैं कुछ चीज ऐड करूंगा या इस पे पत्थर बांध दूं कुछ, या कुछ ऐसी चीज लगा दूं कि इसका वजन बढ़ जाए, तभी तो ये उसके अंदर वो चीज ऐड हुई, तभी तो उसका वजन बढ़ा है ना, वही चीज यहाँ हो रही है। तो हम देखेंगे कि चिंटू के जो वजन था, मान लो पहले 60 kg वजन था चिंटू का, तो चिंटू के वजन में ऐसा क्या बढ़ गया, ऐसी क्या चीज ऐड होगी कि चिंटू का वजन 60 से कितना हो गया, 62 kg हो गया। हमें यही तो चीज देखनी है, यही तो चीज समझने की है। अब चिंटू का पहले कोई एक मास था, ठीक है, वो मास कितना होगा, m द्रव्यमान होगा और उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा, g अपना, तो वो एक g था, ठीक है, mg, ये इसका मास है और ये इसका गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि हम नॉर्मल, हम जब धरती पे खड़े हैं और तो हमें गुरुत्वीय त्वरण से बंधे हुए धरती के साथ, पृथ्वी के साथ, तो वो इसका पहले ऑलरेडी था। अब क्या हुआ, जब चिंटू ऊपर जा रहा था तो चिंटू के साथ एक चीज ऐड होगी भैया, वो मास तो था ही, उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न हुआ था ना, वो ma ऐड हो गया, तब चिंटू का वजन थोड़ा बढ़ गया। चिंटू का वजन क्या हो गया, व्यक्ति का द्रव्यमान जो वास्तविक द्रव्यमान था उसके साथ एक आभासी जो त्वरण था वो जुड़ गया, तो वो क्या हो गया, इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो आगे क्या लिखोगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति का द्रव्यमान या व्यक्ति का भार, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ये लिख लेना, पहली कंडीशन हमारी ये होगी। और इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, भार बराबर mg प्लस me याद रखना, जो इसका त्वरण उत्पन्न हो रहा था। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है वो देखो, नेक्स्ट कंडीशन में फिर चिंटू को लाएंगे पकड़ के, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट क्या होगी, 2 नंबर लिखना, जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी, कहां आएगी, नीचे की ओर जाए तब क्या होगा, इसमें देखना है। फिर वही हमारा बिल्डिंग 50 माले की बिल्डिंग, 50 फ्लोर की, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये यहां से लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहां चिंटू बैठा है, लिफ्ट में नीचे आ रहा है। अब क्या होगा, तो नीचे आएगी तब भी क्या होगा, एक त्वरण तो उत्पन्न होगा ना, ग्रेविटेशनल त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण उत्पन्न होगा, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती तो क्या होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है, जब अपनी ओर खींच रही है तब उसके भार में क्या होगा, जो उसका भार था उसमें क्या होगा, जो mg तो उसका था, अब ये a है अपना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब उसका थोड़ा वजन या द्रव्यमान, उसका रियल या आभासी जो भार होगा वो थोड़ा सा घट जाएगा, उसमें ऐड होगा, तो थोड़ा इसमें क्या, व्यक्ति का भार सेकंड कंडीशन क्या, व्यक्ति का भार कम हुआ प्रतीत होगा, कम या घटा हुआ, कम हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ये थी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन यहां तक आपको समझ आ रही होगी ना। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही है और उसमें क्या होगा, जो ये हमारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है a, एक्सीलरेशन की वैल्यू में क्या कर दूं, थर्ड कंडीशन में 0 कर दूं, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं 0 कर दूं, लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे आए तो इस दिशा में क्या होगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे लिफ्ट नीचे आ रही है, मैंने क्या किया, इस a की वैल्यू को 0 कर दिया। जब a की वैल्यू को 0 कर दिया, जैसे मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहली कंडीशन लेते हैं mg प्लस me,
ए की वैल्यू क्या है 0 भैया, तो ये भी तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो बाहर क्या था पहले व्यक्ति का रियल mg था, वही बचा। अगर अब लिफ्ट नीचे आ रही तो mg माइनस m में a को मैंने क्या किया 0 0 किया, तो m में टोटल 0 हो गया। व्यक्ति का वजन क्या था mg, तो भार होगा वही रखा, तो उसके रियल भार में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब a की वैल्यू 0 कर देंगे, लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे आए, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उसके भार में लिखो, थर्ड कंडीशन, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ये इसकी थर्ड कंडीशन है। 3 कंडीशन हो गई। अब चिंटू पे एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। चिंटू बोलता है भाई तू मेरे को ऊपर भी ले गए नीचे भी ले गए, ठीक है, और तुमने जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको भी 0 कर दिया। चिंटू के मन में एक क्वेश्चन आया। चिंटू बोला जब मैं ऊपर गया हूं और जब मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरी लिफ्ट है उसका वायर टूट गया। तो वायर टूट गया तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लिफ्ट क्या है नीचे की तरफ भागेगी। जैसे कोई वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जब उसको क्या होगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की फोर्थ कंडीशन है, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा भैया। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी उस टाइम क्या होगा, तब क्या होगा, जो हमारा एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ए और जी हमारे बराबर हो जाएंगे तो व्यक्ति का भार क्या होगा, ए इक्वल जी है। तो मैं आपको बोलूं जो हमारी ये है इक्वेशन, कोई सी भी एक, इसके अंदर ए और जी को तुम रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, जब लिफ्ट नीचे आ रही है, मतलब ऊपर से टूटी थी ना, ऊपर से टूटा हुआ वायर तो नीचे आएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे भार वाला, कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो क्या होगा mg माइनस ma। ए और जी बराबर है, आप कोई सा भी एक को चेंज कर दो। अगर मैं ए की जगह जी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा mg माइनस mg, और इसका क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां लिख लो फिर, व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। ये थी इसकी फोर्थ कंडीशन। जब डोरी टूट जाएगी तो ये ब्रैकेट में लिख लेना a इक्वल जी। ये थर्ड कंडीशन में था, a इक्वल 0 कर दें तो लिफ्ट ऊपर जाए नीचे आए तो कोई उसके भार में परिवर्तन नहीं होगा। फोर्थ में डोरी टूट गई, ऊपर से नीचे आ रही डोरी टूटेगी तो हम वो रखेंगे, तो एजी माइनस एम ए कर दो, एजी कर दो या एम ए कर दो, 0 हो गया तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे करके इसको मैं ऐसे आगे लिख दूं क्योंकि मुझे और भी तो करना है ना, फिर आप इनको सबको एक साथ उतार लेना। ये हमारी हो गई 4 कंडीशन। लास्ट कंडीशन है, चिंटू बहुत सैतान है। चिंटू बोलता है ठीक है तुम्हारी सब बातें मैंने मान ली, मैं ऊपर गया नीचे भी आया और सब कुछ हो गया, ए मैंने 0 भी कर दिया, ए बराबर भी कर दिया। चिंटू बोलता है भैया कि मेरा अगर ये ग्रेटर देन है, जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा होगा, हो गया बाई चांस ज्यादा हो गया, सपोज करो, तो मेरे साथ क्या होगा। तो मैं चिंटू को बोला भाई तेरे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा तू याद रखेगा, तू उस जो लिफ्ट है उसके फ्लोर पे खड़ भी नहीं पाएगा, तेरा क्या है सर लिफ्ट की छत के जाके भिड़ेगा, मतलब उसके लग जाएगा, तुम हवा में आ जाएगा ऐसे। अगर तेरे को और मौका मिले तो तुम उस लिफ्ट की छत को चीरता हुआ पार भी निकल सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन जी हो जाएगा तो क्या होता है, व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर, व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर सर या सिर छत के लग जाएगा। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, थोड़ा सा आप ध्यान देना शब्दों पे समझने का, बाकी मैं आपको एक बार सारा समझा दूंगा। तो ये थी हमारी
गुरुत्वाकर्षण के कारण या भार के कारण लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति है, उस पे 5 कंडीशन अप्लाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। पहली कंडीशन क्या थी, जब व्यक्ति लिफ्ट में और लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो उसका भार बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर की ओर जाएगी तो भार क्या होगा, व्यक्ति का बढ़ा होगा, ma आपको पता है उसका त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति का भार कम प्रतीत होगा, पृथ्वी अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। हम किसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं तो क्या हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना, वही चीज हो रही है। अगर मैं ए को 0 कर दूं तो लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, एक की जगह 0 वैल्यू पुट करूंगा तो mg जो रियल वाला मेरा वास्तविक भार था वही बचेगा। अगर डोरी टूट गई, डोरी कब टूटेगी, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तभी तो डोरी टूटेगी, तो नीचे की ओर आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, A=G हो जाएगा डोरी टूटने पे। तो नीचे वाली इक्वेशन ये है, इसमें A=G किसी में एक पुट कर दो तो mg mg हो गया, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। अगर फिर हमने क्या कंडीशन देखी, अगर हमारा A=G हो गया, इसके अंदर क्या होगा, व्यक्ति की लिफ्ट की फर्श से पैर ऊपर उठने लग जाएगी, हवा में उसका सर छत के लग जाएगा लिफ्ट के। तो ये थी 5 कंडीशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लो। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट या उपग्रह आपने तो सुने ही होंगे, क्या होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। और उसमें हमारे 2 तरह के होते हैं सैटेलाइट, एक तो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, और एक क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, जो क्या होते हैं, कृत्रिम। जैसे पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह। किसका उपग्रह है पृथ्वी है सूर्य का उपग्रह, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है क्या। और पृथ्वी का फिर उपग्रह कौन है, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। जैसे हम भी, आपने सुना होगा आजकल हमारा जो इसरो है, वहां के साइंटिस्ट है, वो भी उपग्रह भेजते रहते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि सैटेलाइट। कुछ दिन पहले आपको पता है कि हमने कुछ सैटेलाइट भेजा था, कहां पे, चंद्रयान 3 भेजा था। वो चंद्रमा पे जाएगा, वहां उसकी स्टडी करेगा, फिर हमें बताएगा वहां कितनी वायु है, वहां कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, वहां कितनी नमी है, कितनी ऑक्सीजन है, ये सब चीजें वहां स्टडी करेगा। तो वो हमारा क्या था, एक कृत्रिम उपग्रह था, मैन मेड उपग्रह था। और चंद्रमा क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह जो कि पृथ्वी का है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये होते हैं हमारे उपग्रह। तो आप समझ गए होंगे ना, उपग्रह में कुछ लिखने वाली चीज है नहीं। वैसे उपग्रह में तो आप हेडिंग डालो बस, सैटेलाइट, मैंने समझा ही दिया ना आपको, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट ठीक है। तो है ये हमारे उपग्रह। अब ये भी क्या है, कोई वेग से या एक वेलोसिटी है उससे घूमते हैं, तो इनकी भी गोल होते हैं, तो इनकी भी क्या होती है, एक त्रिज्या होती है, रेडियस होती है जिसको है, उनका भी क्या होता है, एक मास होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये घूम रही है, तो उसका भी एक मास है, वजन है, इसकी भी एक रेडियस है, ये कोई एक वेलोसिटी वेग से घूम रही है, ऐसे ना चक्कर लगा रही है। तो इनका भी कोई एक फॉर्मूला होता होगा ना। क्या फॉर्मूला होगा, अगर आपसे पूछे इसकी वेलोसिटी मेजर करनी है हमें, इसका वेग मेजर करना है कि मापने कितने वेग से घूम रही है, तो कैसे मापेंगे, v0 बराबर क्या होगा, v0 बराबर क्या होगा, रूट में gme/r, ये तो होता है ना, m मतलब पृथ्वी का, e का मतलब अर्थ है, पृथ्वी का मास है ये, ठीक है, ये m है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तो थी नॉर्मल बेसिक वाली बात। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आएगी, वो हम देखते हैं क्या है। आपसे पूछे कि अगर कोई उपग्रह, ठीक है, v वेग से पृथ्वी तल की ऊंचाई से दूर जाएगा, तो उसमें जितना दूर होगा तो उस पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। ये हमारी पृथ्वी है, यहां से हमने एक सैटेलाइट छोड़ा। आपको पता है ना कि हमारे मौसम विभाग के सैटेलाइट है, या हमारे फोन के है, या हमारे डिफेंस के सैटेलाइट है, रेडियो संचार, दूर विभाग, जो भी सैटेलाइट इमेज हमें मैप के हर चीज पे मिलती है, वो कहां से आती है, हमने सैटेलाइट छोड़ रखा है और वो हमें वहां से डेटा प्रदान करती है। तो
तो हमने एक ये पृथ्वी से कोई एक सैटेलाइट छोड़ा, मान लो ये चल रहा है 5000 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है 5000 किलोमीटर से, ठीक है, ये सही नहीं बना क्या भाई, ये कितने कहां से चक्कर लगा रहा है 5000 किलोमीटर से, वैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक सैटेलाइट हमने और छोड़ा, वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के कितने से 2000 किलोमीटर से। तो इनमें से बताओ कौन सा सैटेलाइट ज्यादा तेज घूमेगा और कौन सा कम घूमेगा। जो सैटेलाइट पृथ्वी से ज्यादा दूर होगा, ज्यादा ऊंचाई पे होगा, वो क्या करेगा, कम स्पीड या लो स्पीड में, लो वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जो सैटेलाइट पृथ्वी के पास होगा वो क्या करेगा, हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड पे रोटेट करेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज आपके पास है तो आप उसको खींच के जल्दी से अपनी तरफ कर लोगे। कोई चीज आपसे दूर चली गई तो उसको वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, वो आपके एरिया से बाहर हो रही है, आपसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो वहां आपका मतलब दबदबा या आपका फोर्स या आपका अट्रैक्शन उस तरफ कम हो रहा है, जो आपसे दूर जा रहा है, जो आपके पास है उसके प्रति आपका क्या हो रहा है, ज्यादा। तो वही यहां लग रहा है, जो पृथ्वी के पास है वो ज्यादा तेज घूमेगा, जो पृथ्वी से दूर है वो धीरे धीरे रोटेट करेगा। तो ये एक कंडीशन थी, इसको आप इसी तरह बना के समझ सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट होते हैं जिनका तुल्यांकी या भूस्थायी उपग्रह होता है ना, हम पृथ्वी को कहां पे इनको सेट किया जाता है, कैसे सेट करते हैं कि कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी अर्थ को या पूरी अर्थ जो होती है उसको कैप्चर करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसके कक्ष में। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं कि हम हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, उसके साथ साथ रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन है, ये पृथ्वी है, मुझे कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि मैं इस पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर पाऊं। मुझे कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, मैं इस पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर लूं, कि इस पूरी पृथ्वी को एक साथ कैप्चर कर सकता हूं, उसकी इमेज देख सकता हूं। आपको पता है पूरी पृथ्वी 360 डिग्री पे है ना, तो 360 का कितना होता है, 120 120 120। तो मुझे 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3, और मैं पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर सकता हूं, एक साथ देख सकता हूं। 3 सैटेलाइट बोलते से हम पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, ये बेसिक बहुत बार आ जाता है कि कितने सैटेलाइट्स के थ्रू हम पूरी पृथ्वी को कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब तुल्यांकी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह होते हैं। हम कितनी ऊंचाई पे उनको छोड़ें कि वो पूरी पृथ्वी को कैप्चर करें, या हमारे जैसे इंडिया, ये पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे, ठीक है, ये भारत है। हमें क्या करना है, हमें हमारा देश का नक्शा देखना है, हमें हमारे देश का ही ऑब्जर्वेशन करना है। तो हम किस ऊंचाई पे छोड़ें कि वो सैटेलाइट सिर्फ हमें भारत की इमेज दिखाए, और जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करे उसके साथ साथ रोटेट करे। अब पृथ्वी रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, रोटेशन में कितना टाइम लेती है, ओनली 24 घंटे लेती है, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे लेती है। उसके बाद मैं कोई एक सैटेलाइट छोड़ूंगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ एक सैटेलाइट छोड़ा मैंने, इसका नाम कुछ भी मान लो, ठीक है, ये सैटेलाइट छोड़ा। अब मुझे ये पृथ्वी 24 घंटे में रोटेट करेगी, तो ये मेरा सैटेलाइट पृथ्वी पे ही नजर बनाए रखे और 24 घंटे में ये अपना एक पृथ्वी के साथ साथ क्या करे, एक रोटेशन कंप्लीट करे। तो उसका हमारा कक्ष होगा ना, वो पृथ्वी से कितनी दूरी पे होना चाहिए, वो होना चाहिए 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे। कितना होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होगा पृथ्वी से। तो वो क्या होगा, पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा, मतलब भारत देश के साथ घूमेगा। कभी बोलते हैं ना कि उस देश ने उसका सैटेलाइट तोड़ दिया, उसका सैटेलाइट वो होता है कभी, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा सैटेलाइट, हमारा मैप ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम बोलते हैं ना कि अमेरिका का मैप है ना, गूगल मैप ज्यादा पावरफुल है, उनमें ज्यादा क्वालिटी में दिखते हैं, तो उनका कैमरे का रेजोल्यूशन अच्छा है, उनके सैटेलाइट अच्छे हैं। हमारे भी अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे मैप अपडेट हो रहा है, तो उनका सैटेलाइट मान लो अमेरिका यहाँ है, तो उनका सैटेलाइट जैसे यहाँ लगा हुआ 36,000 किलोमीटर पे, तो उनका सैटेलाइट उनके साथ घूमता है, हमारा हमारे साथ घूमता है। आपने परमाणु मूवी देखी होगी, उसमें क्या है, सैटेलाइट पूरा पृथ्वी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको सब कुछ छुपाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे जल्दी जल्दी सब
जो सबूत होते हैं इनको मिटाने के लिए मिटो देते हैं, जैसे सैटेलाइट उसके अंदर आता है और कोई मूवमेंट नहीं होती, नॉर्मल करते हैं। जैसे हमें पता होता है इस टाइम से हमारी जगह को उनका यूएसए का सैटेलाइट ऑब्जर्व करेगा, उस टाइम हम वहां कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। फिर जैसे वो टाइम निकलता है उसके बाद फिर से मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको सैटेलाइट को हम रोक के भी रख सकते हैं ऊपर, कि किसी पे निगरानी बनानी हो, तभी तो होता है कि उस देश का सैटेलाइट के उन्होंने निगरानी कर ली, जासूसी कर ली। ये चीज ऐसे होते हैं। हमारे दूरसंचार विभाग के सैटेलाइट हो गए, टेलीविजन के सैटेलाइट हो गए, मौसम विभाग के सैटेलाइट हो गए, ये सब यहीं तो होते हैं 36,000 किलोमीटर ऊपर, जो हमारी देश के साथ साथ हमारी अर्थ के साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ रोटेट करते रहते हैं। तो ये था सैटेलाइट या उपग्रह का मेन चीज। अब एक चीज और है, आपसे बहुत बार पूछ जाता है कि फ्लाइंग वेग क्या होता है या स्पेस वेलोसिटी क्या होती है। फ्लाइंग वेग का मतलब आप समझते होंगे। फ्लाइंग वेग मतलब एक तरह का बल होता है। हम क्या करते हैं, जब कोई चीज या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, हम क्या गेंद को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो क्या थोड़ी ऊपर जाती है वापस नीचे आ जाती है। तो फ्लाइंग वेग ऐसा वेग है, जब ये सैटेलाइट होते हैं हमारे, हम क्या करते हैं इनको इस वेग या इतने फोर्स या इतने बल के साथ भेजते हैं कि ये वापस पृथ्वी पे आ ही ना पाए, वापस पृथ्वी पे आ ही ना पाए। तो वो क्या होता है फ्लाइंग वेग। तो उसकी भी एक क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि ये वापस आप अगर किसी चीज को इतना वेग या इतना फोर्स देके ऊपर की ओर भेजो, पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षणीय कक्ष है। मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षणीय कक्ष है, ठीक है। अगर ये ग्रेविटेशनल कक्ष है, पृथ्वी की क्लास है, इससे अगर कोई चीज बाहर चल गई, ठीक है, ऐसे पृथ्वी से हमने फेंकी, इतनी तेज फेंकी कि इसको क्रॉस कर गई, तभी पृथ्वी के अंदर वापस नहीं आएगी, पृथ्वी के ऊपर नहीं गिरेगी, वो बाहर ही चली गई। अगर इसके अंदर ही रह गई, कोई फेंकी यहां तक गई, वापस नीचे आ जाएगी। हम गेंद फेंकते थोड़ी सी ऊपर जाती, वापस नीचे आ जाते। तो हम इसको किस स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी को क्या कर जाए, क्रॉस। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब हम कोई स्पीड या रॉकेट छोड़ते हैं ना, जो पृथ्वी से बाहर जाती है, तो वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर पार कर जाती है। मतलब एक सेकंड आप झपकाते हो, उससे भी कम टाइम में 11.2 किलोमीटर पार कर जाती है और हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणीय कक्ष से बाहर निकल जाती है। तो वो क्या होता है, एक तरह का गुरुत्वाकर्षणीय। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग पे फेंकते हैं, वह उतने ही अधिक ऊंचाई पर जाएगी। कोई चीज हम जितना जोर से फेंकेंगे, ज्यादा बल लगाएंगे, उतनी ही ऊपर जाएगी, ठीक है। यदि वेग को क्रम से बढ़ाते जाएं, हम उसके फोर्स को या वेग को बढ़ाते जाएं कंटिन्यू, तो वो क्या करेगी, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, वो इसके पृथ्वी के स्पेस को पार कर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण कक्ष को पार कर जाएगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पे वापस नहीं आ पाएगी। ये इसकी डेफिनेशन थी। किसी वस्तु को हम जितना वेग से ऊपर फेंकेंगे, तो उतने ही वेग से उतनी ही ऊंचाई पे जाएगी। जैसे जैसे हम वेग बढ़ाएंगे, तो वो ऊपर की ओर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पृथ्वी के कक्ष को पार कर जाएगी, वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, पृथ्वी पे दोबारा आ ही नहीं पाएगी। वो क्या होता है, हमारा फ्लाइंग वेग। और फ्लाइंग वेग का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लाइंग वेग का फॉर्मूला लिख लो, 2√2g_r पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, जी ग्रेविटेशनल 2r, √2g_r। ये होता है हमारा फ्लाइंग वेग। एक चीज और है, मैं कल बताया था कि जो हमारे उपग्रह होते हैं उनमें भारहीनता हम कैसे महसूस करते हैं, वेटलेस कैसे होता है सैटेलाइट के अंदर। जब सैटेलाइट में कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं या साइंटिस्ट वगैरह, तो वो क्या, ऐसे आपने देखा होगी उनके अंदर उपग्रह के अंदर वो तैरते रहते हैं। उनका स्पेसिफिक शूट होता है, ट्रैक शूट सा, उसमें पहने होते हैं और तैरते रहते हैं। अगर गिलास में उनको पानी देंगे भर के, तो पी नहीं पाएंगे। गिलास ऐसे हवा में अलग उड़ तैरेगा और उनका पानी की बूंदे बूंदे बन के अलग तैरेगी। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का डिफरेंस है, हमारे गुरुत्वाकर्षण से डिफरेंस है। तो उनको खाना भी नहीं खा पाते। फिर खाना क्या करते हैं, जो हम पेस्ट लेके आते हैं करने वाली, ऐसे खाने का पेस्ट बना के और उनको भर के देते हैं पेस्ट के अंदर, तो पेस्ट के रूप में वो खाना खा पाते हैं। तो वहां भी ग्रेविटेशनल का फोर्स आता है। बहुत बार सारे एग्जाम में आ जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना है। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है ना, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1.6 गुना कम है।
ये आप लिखो, ये आप लिख सकते हो, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1 × 6 है। चंद्रमा का जी का मान, मतलब जो हमारा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है, तो 1/6 है। ठीक है, अगर हम वहां जाएंगे तो हमारा भार भी वहां क्या हो जाएगा, चंद्रमा के ऊपर जाने का 1/6 हो जाएगा। वहां का गुरुत्वीय त्वरण भी चंद्रमा का 1/6 है। तो ये चीज आप लिख लेना, बहुत सारे एग्जाम पूछता है कि ऐसा आता है कि पृथ्वी पे किसी चीज का द्रव्यमान इतना है, अगर वो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, एक था केपलर का नियम। केपलर ने कुछ नियम दिए थे गति के लिए इन सैटेलाइट के लिए, तो केपलर का नियम और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। केपलर ने कुछ ज्यादा नहीं दिए थे, केपलर ने 2-3 नियम दिए थे। केपलर तो ये बता रहा था कि कोई चीज रोटेट कर रही है तो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। केपलर का लॉ पढ़ लो, केपलर्स लॉ, केपलर्स के नियम। ठीक है, तो केपलर भाई क्या बोल रहे थे, केपलर के नियम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर देखने का। केपलर ने 1-2 नियम दिए थे। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में कक्षा में परिक्रमा करता है। केपलर बोलते हैं कि कोई ग्रह है, जो कोई भी सैटेलाइट है, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब सूरज के ही चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार में उसमें क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सही बात है, ये दीर्घवृत्ताकार है, ये सूर्य है, और ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा ब्रह्मांड, सौरमंडल, कोई ऐसे हर कोई ग्रह फिर ये सन के क्या करते हैं, एक दीर्घवृत्ताकार में रोटेट करते हैं। ये सही बात है केपलर की। दूसरा क्या बोला कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी क्या नियत रहती है। वो बोलते हैं जब ये रोटेट करते हैं तो इनकी एक स्पीड है ना, ये क्या कांस्टेंट रहती है, नियत। सही है, ऐसा थोड़ी है कि आज पृथ्वी एक रोटेशन करने में 24 घंटे लेगी, कल क्या 22 घंटे लेगी, परसों 25 घंटे लेगी, ऐसा थोड़ी करती है। कांस्टेंट या एक नियत वेग से रोटेट कर रही है ना, ये भी बात सही है केपलर की। पहला क्या है, सूर्य के, लिखो, सूर्य के दीर्घवृत्ताकार में रोटेट करते हैं, दूसरा क्या था केपलर का, कि नियत वेग से रोटेट करते हैं। पहला दीर्घवृत्ताकार से, दूसरा नियत वेग से रोटेट करते हैं। तीसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर एक ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमा काल t होता है। ये था कि अगर वो सूर्य के चारों चक्कर लगाए तो उसका परिक्रमा काल t होगा, उसका टाइम t होगा। परिक्रमा काल वर्ग का क्या होगा, सूर्य की औसत दूरी r होगी, इससे रिलेटेड है। तो वो तीसरा नियम इतना खास नहीं था, मेन तो ये था जैसे एक दीर्घवृत्ताकार में रोटेट करेगा, नियत वेग से रोटेट करेगा। तो ये केपलर के 2-3 छोटे-छोटे नियम थे। ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रमा पे जाने पे हमारा ग्रेविटेशनल में, हमारे मास में क्या फर्क पड़ेगा, तो कितना डिफरेंस है, 1/6 का डिफरेंस है, 1/6 हमारा मास में चेंज आ जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना, और 4-5 जो कंडीशन थी लिफ्ट वाली वो याद रखना। तो हमारे आज 4 फिजिक्स के टॉपिक कंप्लीट होगी। कल हम पढ़ेंगे द्रव्य के सामान्य गुण। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने भाई बहन को, फ्रेंड सर्किल में, जो भी स्टूडेंट, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, जो भी है कंपटीशन एग्जाम वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या, हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके चल रहे हैं। हमारा ऐसे मेरा लिखाने का या ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊं, आपके दिमाग में चीजें बैठ पाए। जैसे आप समझ हो जाओगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक करेगी, जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आप रिलेट करके ही इन क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर थ्योरी रटना है तो मैं आपको बहुत लिखा दूंगा, बहुत सारा भरवा दूंगा, आके बोर्ड भर दूंगा और चल जाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जो कि भविष्य एजुकेशन से नाम है। वहां आपको और इन्फॉर्मेशन, अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी तरह की क्लास या जॉब अपडेट, न्यूज से संबंधित चीजें पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।